सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वी राजा रमन, उसे कंसल्ट भी कर सकते हो। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स दो, रीड और प्रिंट। इनपुट रीड है और आउटपुट है प्रिंट। अब बात ये आती है कि रीड स्टेटमेंट करती क्या है। जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो डाटा को इनपुट यूनिट से, इनपुट यूनिट क्या है? कंप्यूटर आपके सामने है, अपने सामने इमेजिन कीजिए कंप्यूटर। इनपुट है आपका कीबोर्ड, जिस कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे होते हैं ना, वो इनपुट यूनिट है। वहां से कहां पहुंचाती है डाटा को? मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। जो डब्बे आपने रखे थे ए बी और पेरीमीटर और एरिया के जो डब्बे उसने स्टोर कर लिए थे, ए ने अपना डब्बा फिक्स कर लिया था, बी ने अपना डब्बा फिक्स किया था। स्टोरेज स्पेस जिसे कहते हैं या मेमोरी बॉक्स जिसे कहते हैं, उन डब्बों के अंदर वो वैल्यू पहुंचाती है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का काम है इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट, अब आप कहेंगे कीबोर्ड भी है, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे कीबोर्ड है, ठीक है। और पहुंच कहाँ रही है वो डाटा, पहुंच कहाँ रहा है? मेमोरी में। मेमोरी यानी कि वो डब्बे जो स्टोरेज स्पेस थे, वेरिएबल्स के अपने अपने स्टोरेज स्पेस। तो पहली लाइन है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स are used to transfer the data from different input units to the memory। पहले मैंने सिर्फ इनपुट की बात की है, अब आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में होता है कि उस डब्बे में जो वैल्यू है, मान लो एरिया में वैल्यू है 6, आंसर आ गया। पेरीमीटर के डब्बे में वैल्यू है 12। अब वो वैल्यू स्क्रीन पर लानी है। जो डब्बे से, डब्बा यानी मेमोरी, मेमोरी बॉक्स से वैल्यू कहाँ आएगी? स्क्रीन पर। स्क्रीन कौन सा? आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन कौन सा? ये जो डेस्कटॉप होता है, जो ये लैपटॉप का स्क्रीन है, ये आउटपुट यूनिट है। ऐसे ही जो आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है वो आउटपुट यूनिट है, वहीं मिलता है आंसर। और तो मेमोरी से वैल्यू या डाटा ट्रांसफर हो रहा है आउटपुट स्क्रीन पर। वो है आउटपुट स्टेटमेंट का काम। आउटपुट स्टेटमेंट का काम है टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट यूनिट। फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट यूनिट। तो आप लोगों को कि हमारा चैप्टर 5 है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है? इनपुट स्टेटमेंट होती है जो डाटा को इनपुट यूनिट से मेमोरी बॉक्स तक लेकर जाए। मेमोरी बॉक्स थे जैसे ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, उनके बॉक्सेस होते हैं। तो इनपुट यूनिट है जैसे हमारा कीबोर्ड है कंप्यूटर का। कीबोर्ड से यहाँ तक, कीबोर्ड पे मैंने टाइप किया A5 तो यहाँ चला गया डब्बे में। कीबोर्ड पे टाइप किया B6 तो यहाँ चला गया। तो जो कीबोर्ड से यानी इनपुट यूनिट से डाटा कहाँ पहुंचता है? मेमोरी बॉक्स में। और आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? आउटपुट स्टेटमेंट मेमोरी से स्क्रीन तक लाती है। जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, VDU। तो स्क्रीन पर लाएगी मेमोरी में जो वैल्यू है। जैसे एरिया का आंसर आया, सपोज एरिया का आंसर आया 6, तो वो 6 वैल्यू कहाँ आएगी? स्क्रीन पर लिखी हुई आएगी। तो मेमोरी से लेगा और कहाँ लाएगा? स्क्रीन तक। तो प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए है और रीड स्टेटमेंट इनपुट के लिए है। डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट VDU होता है, विजुअल डिस्प्ले। और डिफॉल्ट इनपुट यूनिट होती है कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड है। अब बात आती है कि ये जो डाटा ट्रांसफर होता है, इसमें डाटा का जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, उसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है जिसमें कि हम एग्जीक्यूशन होती है, जैसे मैंने लिखा रीड स्टार कॉमा A कॉमा B।
तो एग्जीक्यूट होगा, मैं ए और बी की वैल्यू डालूंगी 5 और 7, और वो ए के डब्बे में और बी के डब्बे में स्टोर हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस चला, एग्जीक्यूशन हुई, काम को संपूर्ण किया गया। मतलब इसके बिना गुजारा ही नहीं था। एरिया कैसे निकलेगा जब तक ए और बी नहीं जाएंगे? पेरीमीटर कैसे निकलेगा जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं पता होगी? ये एग्जीक्यूटिव। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में होता है सीधा डिक्लेयर किया जाता है कि भी ए जो है उसके लिए मान लो इतनी जगह दे दी हमने, फॉर्मेट लगा देते हैं हम। फॉर्मेट का भी एक स्टाइल होता है। जैसे फॉर्मेट में हमने लगा दिया, सपोज फॉर्मेट में हम सारी बातें फिक्स कर देते हैं कि मान लो मैंने कहा I6, ए को कह दिया कि ये इंटीजर भी है और इसको 6 डब्बे दिए हैं, बी को कह दिया I4, तो बी को 4 डब्बे दिए। तो फॉर्मेट उसको डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर मैं ये डिक्लेयर नहीं करती तो भी मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और एरिया का आंसर और पेरीमीटर का आंसर निकल जाएगा, एग्जीक्यूशन तो हो ही जाएगी। एग्जीक्यूशन रुकती है जब ए और बी ना पता हो, अदरवाइज एग्जीक्यूशन ने तो हो ही जाना है। तो इट मीन्स कि आपका जो सारा प्रोग्राम है उसमें डिक्लेरेटिव पार्ट की कोई अहमियत ज़्यादा नहीं है। ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहा जाए स्पेशली, या हमें किसी और स्पेशल तरीके से ए और बी को लिखवाना है, वरना हम एग्जीक्यूटेबल पर ही फोकस करते हैं। तो जो हम अब तक मैंने आपको पिछले प्रोग्राम्स में सिखाया वो सारा एग्जीक्यूटेबल रीड स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट थी। उसके बाद बारी आती है एग्जीक्यूटेबल पार्ट में, हो गया। डिक्लेरेटिव पार्ट सिर्फ फॉर्मेट, एग्जैक्ट फॉर्म बताता है किस रूप में लिखेंगे, किस रूप में डिस्प्ले होगा, बाहर दिखेगा स्क्रीन पे, खूबसूरती बढ़ाने के लिए डाटा की। तो डिक्लेरेटिव पार्ट फॉर्मेट है, ठीक। और अगर फॉर्मेट नहीं भी स्पेसिफाई होता तो भी हमारा काम चल जाता है। और जो स्टेटमेंट है उसे फॉर्मेट फ्री कहते हैं जब फॉर्मेट ना लगाएं हम, या लिस्ट डायरेक्टेड बोलते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूटिव पार्ट लिस्ट डायरेक्टेड। लिस्ट डायरेक्टेड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जैसे रीड स्टार कॉमा लिस्ट। लिस्ट कौन है? ए बी सी डी, ये लिस्ट है। तो रीड स्टार कॉमा लिस्ट, एक तरह से लिस्ट है ना, ए बी सी डी। तो ये हमारे वेरिएबल है, इनकी वैल्यू इनपुट होगी। तो इससे ऐसे लिस्ट डायरेक्टेड भी बोलते हैं स्टेटमेंट को, क्या बोलते हैं? लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट। हो गया यहाँ तक। अब रूल क्या है रीड स्टेटमेंट लिखने के लिए? पहला रूल, जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू डालोगे वैसे ही वैल्यू जाएगी। मान लो मैंने लिखा रीड स्टार कॉमा ए बी, अब मैंने वैल्यू डाली 2 और 5, तो ए को 2 मिलेगी, बी को 5 मिलेगी। अगर आपसे गलती हो गई तो उस गलती का कोई हल नहीं है। जो वैल्यू पहले टाइप होगी वो ए के डब्बे में ही जाएगी, और जो वैल्यू बाद में टाइप होगी वो बी के डब्बे में ही जाएगी। ये होता है रूल। दूसरा रूल, कॉमा लगता है, अलग अलग वैल्यूज के बीच में कॉमा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ ए के बाद क्या लगाया है? कॉमा। तीसरा, सिंगल वैल्यू तोड़ नहीं सकते दो लाइनों में। जैसे मान लेते हैं मेरी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू शुड नॉट बी स्प्लिट बिटवीन टू लाइन्स। इसका एग्जांपल ये है, ये वैल्यू है 0.8595, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तरीका। पहली लाइन में 0.85 लिख दिया, दूसरी लाइन में 935, टूट गई ना वैल्यू, ये तो टूट नहीं सकती। ये पॉइंट नंबर 4 था, मतलब ये जो पॉइंट था, सिंगल वैल्यू स्प्लिट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल में देखो ए बी और सी है, रीड कर लिया। अब वैल्यूज जो असाइन होंगी ये दे दी। अब एक मिनट होल्ड कीजिए आप, दोबारा हम थे यहाँ पर कि सिंगल वैल्यू जो है वो स्प्लिट नहीं होनी चाहिए। जैसे एबीसी वैल्यू है 587.0, तो वो एक सीक्वेंस में लिखोगे। ऐसे नहीं कि ए बी सी लिखकर आपने ए और बी की वैल्यू दे दी और सी की जगह खाली छोड़ दो, या सी को अगली लाइन में लगा दो। अब टाइपिंग करते हुए क्या ध्यान देना है? एक तो कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। कॉलम इसको कहते हैं, ये जब हम टाइप करते हैं ना, ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपको तो लगता है आप ऐसे टाइप कर रहे हो 85935,
असल में पहले कॉलम में 8 लिखा गया, दूसरे में 5, तीसरे में 9, चौथे में 3 और पांचवे में 5। तो ये कॉलम होते हैं। तो वो कहता है कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना। और दूसरी बात, रेंज जो दी गई है उसी में होना चाहिए। जैसे ऊपर तो आपने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, और अंदर वैल्यू डाल रहे हो आप। मान लो आपने इंटीजर का ए और बी, और अंदर आप ए को डाल रहे हो 2.5, तो बेचारा कंप्यूटर तो पजल हो जाएगा कि आप कह तो रहे हो इंटीजर और लिख रहे हो डेसिमल वाला। तो ऐसा नहीं करना, एरर आएगा। उससे अगली बात, अगर एक्सपोनेंट लिखना पड़ जाए, एक्सपोनेंट कब होता था रियल में, तो एक्सपोनेंट के बाद कुछ तो लिखना है, खाली नहीं छोड़नी जगह। जैसे 0.85 एक्सपोनेंट, चाहे जीरो लिखो चाहे कुछ लिखो, लेकिन कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। ये इलीगल है अगर आप खाली छोड़ देते हो। स्प्लिट नहीं करनी है ऐसे दो लाइनों में वैल्यू। उसके बाद अगर एक नंबर दो कॉमास के बीच में नहीं लिखा आपने, तो वो जीरो समझा जाएगा, ऐसा नहीं है, वो नंबर ही नहीं गिना जाएगा। जैसे मान लो आपने एबीसी है, उसके लिए वैल्यू डाल दी 2.7, बीच में दो कॉमा के बीच में कुछ नहीं लिखा, और फिर 9.4। ए को ये मिल गई, सी को ये मिल गई, बी को कोई वैल्यू नहीं मिली, बी का डब्बा खाली है। बी के डब्बे में जो उससे पहले ही कोई वैल्यू अगर पड़ी है 3, तो वही चलेगी। अब कोई वैल्यू नहीं मिली, बी की पुरानी वैल्यू ही मानी जाएगी। फिर ऐसे केस में जीरो नहीं समझा जाएगा, दो कॉमास के बीच की जगह से वैल्यू को जीरो नहीं समझा जाएगा। और इंटीजर टाइप किया जाएगा रियल की जगह। मतलब अगर आपने ऊपर तो रियल लिख रखा है ए को, लेकिन अंदर आपने ए को क्या कह दिया 45, तो वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर ऊपर इंटीजर लिखा है और आप डाल रहे हो वैल्यू डेसिमल में, तो एरर दिखाएगा। ये है। इंटीजर को तो रियल में कन्वर्ट वो खुद कर लेता है। जैसे आपने इंटीजर डाली वैल्यू, तो वो खुद बना लेगा रियल, लेकिन रियल का इंटीजर नहीं बनाएगा। इफ एन आइडेंटिकल वैल्यूज आर, हाँ जी बोलिए, बोलो। अगर एन आइडेंटिकल वैल्यूज रीड कर रहे हैं हम, तो उन एन आइडेंटिकल वैल्यूज में मान लो एन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं, और चारों की वैल्यू मान लो 5.5 है। तो आप ऐसे लिखने, ऐसे तो लिख नहीं सकते वहां कंप्यूटर में। आप इसको कैसे लिखोगे, रीड स्टार एबीसीडी के बाद जब वैल्यू दोगे, तो आप 4 और गुना 5.5 लिख दो। तो इसका मतलब है वो खुद समझता है कि चारों को वैल्यू 5.5 देनी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर्मेट में भी यूज होता है ये। फॉर्मेट में क्या होता है, ये फॉर्मेट का ही हिस्सा समझ लो। फॉर्मेट में अगर मान लो मैंने ऊपर कह दिया रीड स्टार कॉमा ए बी, और फॉर्मेट डाला आई 2 के आगे, आई 3 है मान लो, आई 3 के आगे 2 लगा दिया, इसका मतलब है 2 बार आई 3 फॉलो होगा। पहले और दूसरे दोनों को ही आई थ्री यानी इंटीजर और 3 जगह, अगले को भी इंटीजर और 3 जगह, तो ये मिलेंगी। ठीक है। ऐसी लिस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट में क्या होगा, प्रिंट स्टार लिस्ट। लिस्ट क्या है, जो लिस्ट है आपकी। तो क्या होता है प्रिंट में, जो मेमोरी में एक्स के डब्बे में जो वैल्यू है, वाई के डब्बे में जो वैल्यू है, और आई के डब्बे में जो वैल्यू है, वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। कि आंसर है एक्स ये है, वाई ये है, आई ये। लेकिन आपको खुद समझना है, एक्स की डब्बे की वैल्यू पहली है, मान लो स्क्रीन पे लिखा आता है 5 7 3, तो समझ जाओगी ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की, और ये आई की। जिस ऑर्डर में आपने प्रिंट के बाद लिखा वैसे ही वैल्यू आई है। तो लिस्ट, इसी को लिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि तीनों वैल्यू अलग अलग लाइन में आनी चाहिए। ए की वैल्यू पहली लाइन में आए, फिर बी की आए, फिर सी की। तो आपको 3 बार प्रिंट लगानी पड़ेगी। प्रिंट स्टार कॉमा ए, फिर प्रिंट स्टार कॉमा बी, फिर प्रिंट स्टार कॉमा सी। तो आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ आएगा 1 2 3। मान लो A 1 है और B 2 है और C 3 है, तो ऐसे आएगा। लेकिन अगर आपने एक ही लाइन में लिख रखा है प्रिंट स्टार कॉमा ए बी सी, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा आंसर 1 2 3। ठीक। अगर आपको स्पेसेस चाहिए तो उतना ही स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, ए के बाद, बी के बाद, सी के बाद। जैसा आपको चाहिए वैसा ही आप प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। मान लो किसी बच्चे ने लिखवाना है प्रिंट एमएससी मैथमेटिक्स, तो वो ऐसे लिखेगा। ये कैरेक्टर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर आउटपुट चाहिए किसी को, स्क्रीन पे उसने एमएससी मैथमेटिक्स लिखवाना है।
तो कोट्स में डालेगा, जो स्क्रीन पे लिखवाना है उसे कोट्स में डाल देगा, क्योंकि ये है, क्योंकि इसका कोई डब्बा तो है नहीं, इसके डब्बे में तो कोई वैल्यू है नहीं, ये तो आप चाहते हो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो आपने कोट्स में डाल दिया, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन जब स्क्रीन पे आएगा तो वो यूं आएगा, MSc मैथमेटिक्स। अब बच्चा कहता है कि मुझे तो इसके साथ कोट्स भी चाहिए। अगर कोट्स चाहिए तो दो बार कोट्स लगाओ। एक कोट्स तो वो लगेंगी, जो जैसे मान लो एक किसी को ये लिखना है, तो उस केस में आप यहाँ क्या करोगे, डबल कोट्स यूज करोगे, एक जोड़ा कोट्स का एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे कि मैं इसको समझाती हूँ यहाँ से, ही सेड आई एम फाइन, आप स्क्रीन पे ये चाहते हो, ही सेड आई एम फाइन, और यहाँ कोट्स, ये आपको स्क्रीन पे चाहिए। तो आप जब प्रिंट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, एक पूरा कोट्स हो, भाई ये पूरा का पूरा छाप दो स्क्रीन पर, बाहर वाली कोट्स के अंदर जो भी है वो स्क्रीन पर छप जाएगा, तो ये सारा छप जाएगा। ठीक है। ऐसे ही शिवाज चाहिए, मान लो आपको शिवा के बाद अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, तो जो चाहिए वो आपने कोट्स के बीच में लिख देना है, वो ऐसे कैसे स्क्रीन पर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है इंटीजर के इक्वल टू 5, इसमें तो के जो है वो के को वैल्यू पहले ही मिल गई, अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुई। एग्जीक्यूशन तो तब स्टार्ट होती है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी तो हम टाइपिंग में ही लिख दिया हमने के इक्वल टू 5, तो के डब्बे में 5 चला गया। तो आपने इसमें इनपुट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन के लिए तो दी नहीं वैल्यू, आपका डब्बा तो पहले ही स्टोर हो गया। दूसरी स्टेटमेंट है इंटीजर के डिक्लेयर हो गया, और फिर के को 5 कह दिया। अब इसमें के असाइंड हो गया, एग्जीक्यूशन के दौरान के का डब्बा अलॉट हुआ, जब एग्जीक्यूट होएगा तब उसके अंदर 5 वैल्यू जाएगी, पहले नहीं जाएगी। और यहाँ पर जब आप टाइप करोगे 5 स्क्रीन पर, तब वैल्यू जाएगी। इसमें के को के ही कहा गया कि रीड करो के, तो यहाँ बार बार आप वैल्यू बदलोगे तो बार बार डब्बे की वैल्यू बदलती रहेगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम काफी अच्छे से कर चुके हैं पहले ही, और अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इनपुट आउटपुट में इतना सफिशिएंट है।